नमस्कार। मेंस के लिए आंसर राइटिंग गाइडेंस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज की क्लास में भूगोल विषय से दो प्रश्नों को लेके और उनके फॉर्मेट को और उन प्रश्नों के उत्तर के कंटेंट में क्या क्या होना चाहिए, इन सब चीज़ों को समझेंगे। आज की क्लास में जो पहला प्रश्न लिया है वह जेट स्ट्रीम से संबंधित है। पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। जेट स्ट्रीम का वर्णन करें तथा इसके महत्व पर प्रकाश डालें। इस प्रश्न को आप लोग पढ़ के सामान्य रूप से समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न के दो भाग हैं। पहला भाग जो है उसमें जेट स्ट्रीम का वर्णन करें, ये प्रश्न का पहला भाग हो गया। दूसरा भाग है इसके महत्व पर प्रकाश डालें, ये इस प्रश्न का दूसरा भाग हो गया। तो इस प्रश्न के पहले भाग में केवल एक फ्रेज दे दिया गया है, वाक्यांश दे दिया गया है कि जेट स्ट्रीम का वर्णन करें। अब यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि इस प्रश्न के उत्तर का फॉर्मेट क्या हो सकता है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो फॉर्मेट होना चाहिए मैं अलग से लिख दे रहा हूं। सबसे पहला, जेट स्ट्रीम का परिचय कि जेट स्ट्रीम होता क्या है। दूसरा, जेट स्ट्रीम की विशेषताएं क्या होती हैं। तीसरा, जेट स्ट्रीम के प्रकार। जेट स्ट्रीम का विकास चक्र। और ये प्रश्न के पहले भाग के उत्तर के लिए इस फॉर्मेट के अधीन कुछ बातें कंटेंट के रूप में लिखी जानी चाहिए। इससे प्रश्न का जो पहला भाग था, जेट स्ट्रीम का वर्णन करें, तो जेट स्ट्रीम का वर्णन इतनी सब बातों के अंतर्गत पूरी तरह से हो जाएगा। फिर बचता है इसके महत्व पर प्रकाश डालें। जो जेट स्ट्रीम होती है वह मौसम पर प्रभाव डालती है, वह जो वायुयान का वायु परिवहन होता है उस पर प्रभाव डालती है, स्थानीय मौसम पर क्या प्रभाव पड़ता है। कहने का मतलब है कि जेट स्ट्रीम के कई प्रभाव हो सकते हैं, तो उन सब प्रभावों की चर्चा करनी है। दूसरे भाग के आंसर के लिए जेट स्ट्रीम के प्रभाव, विभिन्न प्रभाव या महत्व, विभिन्न प्रभाव या महत्व की चर्चा करनी है। इस तरीके से इस प्रश्न का फॉर्मेट होना चाहिए। अब यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि ये जो प्रश्न है वह प्रश्न में कितने शब्दों के अंतर्गत पूछा गया है। अगर अधिक शब्दों के अंतर्गत पूछा गया है तो इन सब टॉपिक्स को आप इलेबोरेट करके लिखेंगे, ज़्यादा बातें लिखेंगे इनका वर्णन करने के लिए। अगर कम शब्दों में पूछा गया है तो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो लिखकर और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कितने शब्दों में पूछा गया है। मान लीजिए 250 शब्दों में पूछा गया है तो अधिक शब्दों में व्याख्यायित करेंगे, अधिक शब्दों में वर्णन करेंगे। अगर कम शब्दों में पूछा गया है 150 शब्दों में या 200 शब्दों में, तो उसी अनुपात में शब्दों को कम कर देंगे और मुख्य मुख्य बातें लिखकर अगले प्रश्न पर मूव कर जाएंगे। तो यहां पर अब इस फॉर्मेट के अधीन किस तरीके से उत्तर लिखा जाना चाहिए, फॉर्मेट तो हमने समझ लिया, अब कंटेंट क्या क्या होना चाहिए उसे समझ लीजिए। सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि परिचय जेट स्ट्रीम का देना है। अब यहां पर ये जो बुलेट्स जो लिखी हुई है, ये बुलेट्स वगैरह आपको कुछ नहीं बनानी है और ना ही प्रस्तावना, भूमिका जैसे शब्द लिखने हैं। सीधा पैराग्राफ में आप परिचय में जो जेट स्ट्रीम की परिभाषा है या जेट स्ट्रीम को समझाएंगे, जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति कैसे होती है ये भी कम शब्दों में समझाकर और अगले पॉइंट पर बढ़ जाएंगे। जेट स्ट्रीम एक सक्रिय पवन धारा होती है जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा में प्रायः पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। इसका संचरण 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है और ये 20 डिग्री अक्षांश से ध्रुवीय क्षेत्र तक फैली होती है। तो यहाँ तक तो आपने जेट स्ट्रीम का परिचय दे दिया।
जेट धाराएं असमान सौर तापन, पृथ्वी के घूर्णन और बाह्य राशियों के बीच तापमान के अंतर के कारण उत्पन्न होती हैं। और इतने शब्दों में आपने जेट स्ट्रीम को समझा दिया और जेट स्ट्रीम की उत्पत्ति को संक्षेप में समझा दिया, और इतना परिचय इस प्रश्न के उत्तर के लिए पर्याप्त है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। जेट स्ट्रीम की विशेषताएं। जेट स्ट्रीम क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा के निकट चलने वाली, बहुत तीव्र गति से चलने वाली पवनें होती हैं। तो यहाँ पर विशेषताओं में लिखेंगे कि उच्च गति, जेट स्ट्रीम की गति बहुत अधिक होती है और धरातल से 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं ये पवनें। जेट स्ट्रीम की गति औसतन 30 मीटर प्रति सेकेंड या 108 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और शीतकाल में ये 480 किलोमीटर प्रति घंटा तक बढ़ सकती है। विसर्पित प्रवाह, विसर्पित प्रवाह का मतलब है मियांडर करती हुई, विसर्प बनाती हुई लहरदार तरीके से जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है। रैखिक प्रवाह नहीं होता है पवनों का जेट स्ट्रीम में। जेट स्ट्रीम में पवनें लहरदार तरीके से प्रवाहित होती हैं। ये भी आपने समझा दिया। संचरण क्षेत्र, ये पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी के संदर्भ में देखेंगे तो 20 डिग्री अक्षांशों से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच प्रवाहित होती हैं, दोनों ही गोलार्धों में। वायु वेग में मौसमी परिवर्तन, शीतकाल में इनका वेग ग्रीष्म काल से दोगुना या दोगुने से भी अधिक, दोगुने से भी अधिक हो सकता है। कहने का मतलब है कि शीतकाल में जो जेट स्ट्रीम होती हैं उनका वेग ग्रीष्म काल की तुलना में अधिक होता है। शीत ऋतु में जेट स्ट्रीम का वेग बढ़ जाता है, यह विशेषता होती है। वायु गतिकीय अपरूपण, जेट स्ट्रीम में ऊपरी और निचली हवाओं के बीच वायु गति का अंतर 18 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकता है। तो यहां पर सामान्य रूप से आपने जेट स्ट्रीम की विशेषताएं बता दी। जेट स्ट्रीम के प्रकार। जेट स्ट्रीम को मुख्य रूप से 5 प्रकारों में विभाजित किया गया है। ध्रुवीय वाताग्र जेट स्ट्रीम, यह 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित होती है, जहां ठंडी ध्रुवीय और गर्म उष्ण कटिबंधीय हवाएं मिलती हैं। ये अधिक अनियमित होती है। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम, ये अधिक, या कहना चाहिए कि सबसे अधिक नियमित जेट स्ट्रीम यही होती है। ये 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित होती है और ये ध्रुवीय जेट स्ट्रीम से अधिक नियमित होती है। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम शीतकाल में भारत और अफ्रीका के ऊपर उत्पन्न होती है और भारतीय मानसून में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम के चलते ही, इसके सक्रिय होने के चलते ही मानसून के समय में वर्षा में वृद्धि हो जाती है और इस जेट स्ट्रीम के साथ जो एलओसी में या ईस्ट चाइना सी में जो चक्रवात उत्पन्न होते हैं वे खिंचे भारत की तरफ चले जाते हैं, जिससे वर्षा में वृद्धि हो जाती है। ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम, ये समताप मंडल में 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर शीतकाल में उत्पन्न होती है और कुछ जेट स्ट्रीम ऐसी होती हैं जो स्थानीय स्तर पर उत्पन्न होती हैं। स्थानीय जेट स्ट्रीम, ये स्थानीय तापीय और गतिकीय कारणों से उत्पन्न होती हैं और इनका प्रभाव सामान्यतः स्थानीय स्तर तक ही सीमित होता है। तो यहाँ पर आपने जेट स्ट्रीम के प्रमुख प्रकारों को भी दर्शा दिया। जेट स्ट्रीम का विकास चक्र। जेट स्ट्रीम का जो विकास होता है, जो लहरनुमा जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है, तो इसका विकास चक्र 4 चरणों में होता है। और ये जो लिखा हुआ है जेट स्ट्रीम का विकास चक्र, इसको आपको तभी लिखना है जब ये प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा गया हो या अधिक शब्दों में पूछा गया हो। अगर कम शब्दों में इस प्रश्न को पूछा गया है तब आप इस वाले टॉपिक को छोड़ भी सकते हैं, इसको मत लिखिए। फिर आप जेट स्ट्रीम के परिचय दीजिए, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है ये बता दीजिए, विशेषताएं बता दीजिए और प्रकार बता दीजिए, इतना ही पर्याप्त होगा। अगर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछा गया है और अधिक शब्द लिखने की गुंजाइश है तब इस वाले खंड को भी लिख दीजिए। जेट स्ट्रीम का विकास चक्र निम्नलिखित 4 अवस्थाओं में होता है और चारों अवस्थाओं को लिखा है। प्रथम अवस्था, जेट स्ट्रीम का प्रवाह सीधे पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। इस अवस्था में धरातल पर ठंडी और गर्म हवाओं के बीच वायु गतिकीय चक्रवात बनते हैं। दूसरी अवस्था में जेट स्ट्रीम में लहरों या रोशनी तरंगों का निर्माण होने लगता है। जो लहरदार तरंगें होती हैं उनको रोशनी वेव्स कहा जाता है। जेट स्ट्रीम में दूसरी अवस्था में लहरों का निर्माण होने लगता है और इसके आयाम में वृद्धि होती चली जाती है। तृतीय अवस्था में जेट स्ट्रीम पूरी तरह से मियांडरिंग या लहरनुमा हो जाती है और भूमध्य रेखा के करीब पहुंच जाती है, विस्तार हो जाता है उसका। चतुर्थ अवस्था में जेट स्ट्रीम के प्रवाह में परिवर्तन आता है और वे चक्राकार मार्ग से बहने लगती हैं, जिससे चक्रवाती और प्रतिचक्रवाती क्षेत्रों का निर्माण होता है। और इन चारों ही स्टेजेस को यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये इमेज तो आप लोगों को बना ही देनी चाहिए जिससे कि जेट स्ट्रीम को समझाया जा सके। अब जेट स्ट्रीम का महत्व या प्रभाव।
अगर प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया जाए शब्द बदल के कि जेट स्ट्रीम के प्रभावों को व्याख्यायित कीजिए, तब भी यही सारी बातें लिखनी है। मौसम पर प्रभाव, जेट स्ट्रीम का महत्वपूर्ण प्रभाव मौसम पर पड़ता है, विशेषकर चक्रवातों और तूफानों पर। जब जेट स्ट्रीम उच्च तलीय चक्रवातों के ऊपर होती है तो ये चक्रवात अधिक प्रबल और तूफानी हो जाते हैं। मानसून पर प्रभाव, दक्षिण एशिया के मानसून पर जेट स्ट्रीम का सीधा प्रभाव होता है और जब जेट स्ट्रीम दक्षिण की ओर होती है तो मानसून की वर्षा बढ़ सकती है और शीतकाल में ये उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाती है। इसकी वजह से स्थलीय भाग के ऊपर उच्च दाब की परिस्थितियां विद्यमान हो जाती हैं और उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय हो जाता है। तो इस जेट स्ट्रीम से भारत में जो मानसूनी वर्षा होती है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। प्रदूषण पर प्रभाव, जेट स्ट्रीम में हवा का संचार ऊपरी और निचली वायुमंडलीय स्तरों में मिश्रण कराता है, जिससे प्रदूषक तत्व जैसे ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि ऊपरी वायुमंडल में पहुंच सकते हैं। स्थानीय और प्रादेशिक मौसम, जेट स्ट्रीम के कारण स्थानीय मौसम में उतार चढ़ाव जैसे बाढ़ और सूखा आदि उत्पन्न हो सकते हैं। इसके साथ साथ वायु परिवहन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए जब कोई वायुयान जेट स्ट्रीम के प्रवाह की दिशा में अगर उड़ान भरता है तो ईंधन की खपत कम हो जाती है और जो वायुयान होता है उसकी गति अधिक हो जाती है, और जब विपरीत दिशा में जेट स्ट्रीम के वायुयान को उड़ान भरनी पड़ती है तो ईंधन की खपत बढ़ जाती है। तो जेट स्ट्रीम का जो वायु परिवहन है उसमें भी प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर संक्षेप में आप इसको समराइज करते हुए निष्कर्ष के रूप में 2-3 लाइनें लिख सकते हैं। जेट स्ट्रीम वैश्विक मौसम पैटर्न, हवाई यात्रा और स्थानीय मौसम पर गहरा प्रभाव डालती हैं। इनके प्रवाह का अध्ययन और समझ वायुमंडलीय विज्ञान में अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये वैश्विक और स्थानीय जलवायु परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं। और इस तरीके से ये उत्तर पूरा हो जाता है। अगला प्रश्न है, पवन द्वारा उत्पन्न अपर्दनकारी भू आकृतियों का विवरण दीजिए। इस प्रश्न को आप ठीक से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 2 कीवर्ड हैं। एक तो है पवन द्वारा निर्मित और दूसरा है अपर्दनकारी। विभिन्न प्रकार के भू आकृतिक कारक होते हैं जिनसे अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक दोनों ही प्रकार के स्थल रूपों का विकास होता है। जैसे प्रवाहित होता हुआ जल, बहता हुआ जल है, उससे भी अपर्दनात्मक कुछ स्थल रूप निर्मित होते हैं और कुछ निक्षेपात्मक स्थल रूप निर्मित होते हैं। सागरीय तरंगों के द्वारा भी तटीय भागों में अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूपों का विकास होता है। इसी प्रकार से शुष्क क्षेत्रों में पवन के द्वारा भी अपर्दनात्मक और निक्षेपात्मक स्थल रूपों का विकास होता है। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो पवन द्वारा निर्मित अपर्दनकारी भू आकृतियों के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि पवनों के द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूपों का विवरण नहीं लिखना है, बल्कि केवल अपर्दनकारी भू आकृतियों का विवरण लिखना है। और ये प्रश्न एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ ज्यादा घुमाव फिराव करके कुछ नहीं पूछा गया है। अब इस प्रश्न का फॉर्मेट क्या होना चाहिए? पहले तो सामान्य सा परिचय दे दीजिएगा और इसके बाद एक एक करके नंबर डालते हुए जो अपर्दनात्मक स्थल रूप हैं, जो पवनों के द्वारा अपर्दन की क्रिया के माध्यम से निर्मित होते हैं, उनके बारे में कुछ वर्ड्स लिखिए और डायग्राम, कुछ वर्ड्स लिखिए और डायग्राम बनाइए और इस तरीके से प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब इस प्रश्न के कंटेंट में क्या होना चाहिए? पहले परिचय, और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि परिचय को लिखना नहीं है, परिचय या भूमिका जैसी हेडिंग्स नहीं डालनी है, बस पैराग्राफ में लिखना शुरू कर देना है। पवन एक प्रमुख प्राकृतिक अपर्दनकारी शक्ति है जो शुष्क और मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रभावी होती है। ये बात जरूर लिख देनी है जिससे कि पता चल जाए कि जो पवनों के द्वारा जो अपर्दनकारी या निक्षेपात्मक स्थल रूप बनते हैं वे मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्रों में बनते हैं जो शुष्क और मरुस्थलीय दशाओं वाले होते हैं। पवन की क्रिया द्वारा विभिन्न प्रकार की अपर्दनात्मक स्थल रूपों का निर्माण होता है। इन स्थलों का निर्माण मुख्य रूप से पवन के अपवाहन और घर्षण के कारण होता है। इतना परिचय पर्याप्त है इस प्रश्न के उत्तर के लिए। अब एक एक करके पवन द्वारा निर्मित अपर्दनकारी भू आकृतियां नंबर डाल के चाहे तो लिख दें, चाहे तो कोई निशान लगाकर लिख दें, तो ये दोनों ही तरीके ठीक हैं। अपवाहन बेसिन या बात गर्त, डिफ्लेशन बेसिन और ब्लो आउट,
ये स्थल रूप पवन द्वारा असंगठित और कोमल शैलों के ढीले कणों को उड़ाकर बनता है। पवन लगातार कणों को हटाकर छोटे छोटे गर्तों का निर्माण करती है। समय के साथ इन गर्तों का आकार और गहराई बढ़ती है और अंततः ये भूमिगत जल स्तर तक पहुंच सकते हैं। इनका आकार सामान्यतः तस्तरी नुमा होता है और ये मरुस्थल क्षेत्रों जैसे सहारा, कालाहारी और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भागों में पाए जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख के समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर तो ये जो इमेज ली गई है ये इंटरनेट से ली गई है। अब इस इमेज को तो बनाना वहाँ पॉसिबल नहीं होगा कि सारे कलर्स वगैरह से ऐसी इमेज बना दी जाए, लेकिन आप लोग जो बुक्स को फॉलो करते हैं उनमें ब्लैक एंड वाइट जो इमेजेस बनी हुई हैं उनको बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो पवन द्वारा निर्मित स्थल रूप हैं वे कई प्रकार के होते हैं। अगर सारे नहीं बना सकते हैं तो कम से कम, अगर जैसे मान लीजिए 7-8 आपने अपर्दनकारी शिलाकृतियों के बारे में लिखा, तो उन 7-8 में से कम 2, 3 या 4 को तो दिखाई दें। सारे ही अगर बनाकर दिखा देते हैं तब तो फिर उससे अच्छा कुछ और हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर सब नहीं बना सकते हैं तब भी कम से कम 7-8 जो आप अपर्दनकारी स्थल रूपों के बारे में लिख रहे हैं उनमें से 2, 3, 4 के बारे में तो डायग्राम बनाकर दिखाई ही दें। दूसरा है इंसलबर्ग। इंसलबर्ग जर्मन शब्द है जिसका अर्थ है सागर में स्थित द्वीप। ये स्थूल और कठोर चट्टानों के ऊंचे टीले होते हैं जो मरुस्थल में अन्य शैलों के अपक्षय और अपर्दन के बाद उभर कर सामने आते हैं। इंसलबर्ग के ढाल तिरछे होते हैं और ये अधिकतर गुंबदनुमा होते हैं। इनका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट या नीस चट्टानों से होता है। ये स्थल रूप विशेषकर मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये इंटरनेट से ली हुई इमेज है, इसको भी बनाना संभव नहीं है। तो तरीका वही है कि जिस बुक को आप रेफर कर रहे हैं तो उसमें जो ब्लैक एंड वाइट इमेज बनी हुई है उसको आसानी से बनाया जा सकता है, तो उसको बनाने की प्रैक्टिस कर लें। मशरूम रॉक या छत्रक शिला। जब पवन तीव्र गति से बहती है और कठोर शैल के नीचे कोमल शैल या चट्टान, निचले भागों में कोमल चट्टान होती है, तो पवन के अपघर्षण के कारण चट्टान का निचला भाग कटने लगता है जबकि ऊपरी भाग अप्रभावित रहता है। इस प्रकार का स्थल रूप छत्रक शिला कहलाता है। इसका आकार छत्र या मशरूम जैसा होता है जिसमें ऊपर का भाग चौड़ा और निचला भाग सकरा होता है। इस प्रकार के स्थल रूप सहारा के रेगिस्तान में देखने को मिलते हैं। और ये इमेज हो गई मशरूम रॉक की। भूस्तंभ। ये स्थल रूप तब बनते हैं जब कठोर शैल का एक आवरण कोमल शैल की परतों को ढक लेता है। पवन के अपघर्षण के कारण कोमल शैलों का अपर्दन होता है और कठोर शैल के स्तंभ शेष बचे रहते हैं। भूस्तंभों का निर्माण ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां कठोर शैल के ऊपर कोमल शैल की परत होती है। ये स्तंभ कभी कभी बहुत बड़े और स्पष्ट रूप से ऊपर की ओर खड़े हुए ऊर्ध्वाधर रूप से दिखाई देते हैं। ज्योजन। यदि कठोर और कोमल शैलों की परतें ऊर्ध्वाधर रूप से एक दूसरे के समानांतर होती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, तो पवन द्वारा कोमल शैलों के अधिक अपर्दन के चलते ज्यूजन नामक स्थल रूप बनते हैं। ज्यूजन। यार्डंग भी उसी तरीके से बनते हैं, लेकिन ज्यूजन में क्या होता है कि जो कठोर और कोमल शैल की जो परतें होती हैं वे ऊर्ध्वाधर रूप से होती हैं, लेकिन यार्डंग में क्या होता है कि जो कठोर और कोमल शैलों की जो परतें होती हैं वे क्षैतिज रूप से होती है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जब कोमल तथा कठोर चट्टानों के संस्तर क्षैतिज दिशा में मिलते हैं तब पवन कठोर शैल की अपेक्षा मुलायम शैल को अधिक तेजी से अपरदित करती है। मुलायम शैल के हटने से कठोर शैल के खड़े भाग सामने आते हैं। इन स्थल रूपों को यार्डंग कहा जाता है। ये कठोर जो चट्टानें थीं वे शेष रह गईं और इनके बीच में जो कोमल चट्टानों के संस्तर थे वे पवन के घर्षण की क्रिया के द्वारा यहाँ से हट गए, अपर्दन हो गया उनका। तो जो शेष स्थल रूप इस प्रकार के बचते हैं उनको कहा जाता है यार्डंग। ड्राइकांटर। ये स्थूल शिलाखंडों पर पवन द्वारा उत्पन्न खरोचों के कारण बनता है। खरोचों के कारण या घर्षण के कारण, घर्षण अधिक अच्छा शब्द है। जब पवन कई दिशाओं से बहती है तो शिलाखंडों के टुकड़े त्रिकोणीय आकार में बदल जाते हैं जिसे ड्राइकांटर कहा जाता है। इस पर 3 फलक होते हैं जिनकी बनावट विशेष रूप से पवन के प्रभाव के कारण होती है। जालक या जालीदार शिला, स्टोन लैटिस। जब विभिन्न कठोर और कोमल शैलों की संरचना वाली शिलाएं मरुस्थलीय क्षेत्रों में पवन के संपर्क में आती हैं तो पवन रेत और धूल के कणों की मदद से कोमल शैल को हटाकर उसके भीतर जालीदार संरचना बना देती है। इस प्रकार की शिला को जालीदार शिला कहा जाता है। ये स्थलरूप तब बनते हैं जब शैल के विभिन्न भागों में कठोरता का भेद होता है, तो बीच बीच में जहां जहां पर कोमल या मुलायम शैलें होती हैं वहां पर इस प्रकार के छेद बन जाते हैं। इससे जालीदार संरचना यहां पर नजर आने लगती है। इन्हीं को कहा जाता है जालक या जालीदार शिला।
पुल तथा खिड़की। जब जालीदार शिला पर पवन के कारण छिद्र बन जाते हैं और वह छिद्र धीरे धीरे चौड़ा होता जाता है तो ये अंततः शैल के आर पार हो जाता है। इस प्रक्रिया से एक प्राकृतिक मेहराब या पुल बनता है। इसे पवन पुल या पवन खिड़की भी कहा जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे आप, तो जब लगातार पवन द्वारा अपर्दन की क्रिया लंबे समय तक होती रहती है तो जो छिद्र बनते हैं उनमें आर पार हो जाता है, पवन एक तरफ से दूसरी तरफ के लिए निकल जाती है। तो यहाँ पर ये जो ऊपर बचा हुआ है ये आर्क जैसा, इसको पुल कह दिया जाता है, इसको पवन द्वारा निर्मित विंडो कह दिया जाता है, खिड़की कह दिया जाता है। अब इतने सारे स्थल रूपों को या पवन द्वारा निर्मित स्थल रूपों के बारे में लिखने के बाद आप संक्षेप में एक दो बातें समराइज करके निष्कर्ष के रूप में भी लिख सकते हैं। पवन द्वारा उत्पन्न ये अपरदनात्मक स्थल रूप न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भौगोलिक होना चाहिए, न केवल भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि वे मरुस्थलीय क्षेत्रों के पारिस्थितिकी तंत्र में भी अहम भूमिका निभाते हैं। और इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर कंप्लीट होता है। तो यहां पर हमने देखा कि ये प्रश्न स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पवन द्वारा उत्पन्न अपर्दनकारी भू आकृतियों का विवरण दीजिए। तो इसमें कुछ घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछा गया था, सीधा सीधा पवन द्वारा निर्मित जो अपर्दनकारी स्थल रूप हैं उनके बारे में ही लिस्टिंग पूछी गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा सब जरूरी ये बात है समझना कि इस प्रश्न को कितने वर्ड्स में पूछा गया है। अगर अधिक शब्दों में पूछा गया है तो प्रत्येक स्थल रूप के बारे में विस्तार से लिख दीजिए। अगर कम शब्दों में पूछा गया है तो केवल जो मोटी मोटी बातें हैं, जो मुख्य मुख्य बातें हैं, उनको लिखकर आगे बढ़ जाइए। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि अगर आप मान लीजिए 7-8 अपर्दनात्मक स्थल रूपों के बारे में लिखते हैं तो उनमें से कम 2, 3 या 4 के बारे में आप इमेज बनाकर, कोई डायग्राम बनाकर दिखा दें। इससे प्रश्न का उत्तर अधिक प्रभावी होगा और अन्य लोगों की अपेक्षा आपको अधिक अंक मिलने की गुंजाइश रहेगी। क्योंकि जैसा कि मैं पहले भी भूगोल के प्रश्नों के उत्तर के बारे में आप लोगों को गाइड करते हुए मैं कहता हूं कि अगर भूगोल के प्रश्न में विशेष रूप से या स्पष्ट रूप से ना लिखा हो और इमेज बनाने की, कोई मानचित्र बनाने की, कोई डायग्राम फ्लोचार्ट बनाने की गुंजाइश हो तो जरूर बनाना चाहिए। उससे आपको अधिक अंक मिलने की गुंजाइश रहेगी और आपका उत्तर अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक प्रभावी होगा। इसलिए एग्जामिनर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे देगा जिससे अन्य लोगों की अपेक्षा आपको बढ़त मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये सामान्य सा प्रश्न था और ये प्रश्न एक बार पहले पूछा भी गया है यूपीपीसीएस में। तो यहाँ आज की क्लास में हम लोगों ने भूगोल विषय के 2 प्रश्नों को लेकर उनके फॉर्मेट और उनके उत्तर के लिए क्या कंटेंट होना चाहिए इस बात को समझा। और आज की क्लास में इतना ही। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।